Podar welcome you and has brought to you the chapter of Standard 2 Flamingo, first chapter, the last lesson. It is written by Alphonse Daudet. In first part मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या कहानी चल रही थी। छोटा बच्चा था फ्रेंच, वो किस तरीके से आता है और अपने टीचर का लास्ट लेसन पढ़ने के लिए क्यूरियस। When he was there to learn, he didn't bother. नहीं पढ़ाई करता था, नहीं उसको चिंता होती थी, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि उसका टीचर मिस्टर हैमल जो फ्रेंच पढ़ाते हैं वो अब जाने वाले हैं, जब लास्ट पार्ट है, तब फ्रेंड्स को कष्ट होता है और वो उनसे अब पढ़ना चाहता है। हमारी आज की स्टोरी स्टार्ट होती है पेज नंबर 5 से, NCERT बुक के सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you in work on a farm or at the mills, so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a hurry? So your parents were not anxious enough. Writer is saying that narrator is describing the lesson. He is giving the lesson. बोल रहा है कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा कभी भी चिंता नहीं किए होंगे to have you learn, कि आप पढ़ाई करो, पाठ पढ़ो, अच्छे से सीखो। They prefer to you put to work. उन्होंने पहली प्रायोरिटी दी होगी कि आप काम पे जाओ और पैसा कमा कर लेकर आओ, फार्म में जाओ, खेती करो, मिल्स में जाओ और कुछ ना कुछ पैसा कमा कर लेकर आओ। और हाँ, क्या मैं भी yes, I have blame also to blame also. मेरे ऊपर भी मैं भी ये ब्लेम करता हूँ, मेरे ऊपर भी ये ब्लेम डलता है कि मैं भी आपको बोला करता था जब कभी भी मैंने देखा था तो जाओ मेरे पौधों में पानी डाल कर आओ, मेरे फूलों में पानी डाल के आओ, बजाय पाठ पढ़। एंड आई, और मैं, हाँ मैं भी मेरे ऊपर भी ये ब्लेम जाता है कि मैंने भी क्या कभी नहीं कहा तुम लोगों से कि मेरे पौधों में जाकर पानी डाल कर आओ, बजाय कि पाठ पढ़ो। मीन्स यहाँ पर हम लोग सब कोई है जो कोई ना कोई इस तरीके से बोलता है कि बच्चों को प्रायोरिटी पढ़ाई के लिए नहीं दी जाती। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग करने जाता था तब भी मैं बोलता था कि आज पढ़ाई नहीं होगी, बंद है आज पढ़ाई, तुम जाओ मेरे पौधों में पानी दो। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैं उस समय तुमको हॉलीडे नहीं दे सकता था? अगर मैं फिशिंग पे जा रहा हूँ, अगर मैंने तुमसे कहा कि आज पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, आज पढ़ाई नहीं होगी, तो उस समय मैं तुमको हॉलीडे भी दे सकता था। तो ये ब्लेम मेरे ऊपर भी चल रहा है। Then from one thing to another, Mr. Havel went on to talk of the French language, saying it was the most beautiful language. यही सब बात करते करते एक के बाद दूसरी बात मिस्टर हैवेल अब फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर, फ्रेंच भाषा के ऊपर बात करना चाह रहे हैं और वो एक प्रोवर्ब बोल रहे हैं, एक कहावत बोल रहे हैं कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियर एज द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्डेड among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as they had the key to their prison. ये इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी सी लैंग्वेज है, ये मोस्ट लॉजिकल है, इसमें कोई तथ्य है, ये एकदम साफ लैंग्वेज है, साफ सुथरी लैंग्वेज है। वी मस्ट गार्ड इट, हमको उसको गार्ड करना चाहिए, मीन्स सेव करके रखना चाहिए। एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट इट, हमको कभी इसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अगर हम एनस्लेव होते हैं, जब हम अगर प्रिजन में होते हैं, जेल में होते हैं, कैदी होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तब तक ये हमारी ही लैंग्वेज है जो हमको बनाए रखती है, हमको वहाँ पर समेट कर रखती है। इट इज़ एज दे इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसा लगता है कि जो लोग प्रिजन में हैं, जो लोग जेल में हैं, कैदी हैं, उनके लिए ये एक चाबी है, कुंजी है कि उनको उस जेल से बाहर निकालेगी। अगर फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो वो व्यक्ति जेल के अंदर भी सुरक्षित है, सही। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it, and all he said seemed so easy, so easy I think to it. तब उन्होंने ये कहावत कहने के बाद, जेल की उपाधि देने के बाद, ग्रामर की बुक खोलते हैं और लैंग्वेज की बुक खोलकर वो हमको पाठ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर नरेटर बोल रहा है कि मैं कितना शॉक्ड था, अमेज था ये देखकर कि अभी तक मैं नहीं सीख पाता था, और अब ही ऐसा क्यों है कि इतना जल्दी मैं उनकी इस भाषा को, इस पाठ को इतनी आसानी से सीख रहा हूँ जो मुझे इतना सरल लगती जा रही है।
मैं इस तरीके से सोच रहा था, ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our hands at one stroke. मैंने इतने ध्यानपूर्वक पहले शायद इसको कभी सुनने की कोशिश ही नहीं करी, या ये कह लो कि कभी पहले इन्होंने इतने धैर्यता से, इतने पेशेंस से अपने इस बात को समझाया ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गरीब आदमी छोड़कर जाता है, इस दुनिया को छोड़कर जाता है, तो वो जितना उसके पास है वो सब कुछ अपने बच्चों को, अपने इनहेरिटेंट को, अपने छोटे आने वाली पीढ़ी को सब कुछ उड़ेल देता है, सब कुछ दे देता है। टू पुट ऑल इन आवर माइंड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में, स्ट्रोक एट वन स्ट्रोक, एट वन, तुरंत मीन्स जितना कुछ उसके पास है, जितना कुछ उसके दिमाग में ज्ञान है, बुद्धि है, एट रैंडमली वो सारा कुछ हम लोगों को तुरंत ही देना चाहते हैं, हम लोग के दिमाग में डालना चाहते हैं। तो यही कहावत यहाँ पर भी फिट बैठे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे। M. Hamel had new copies for us written in beautiful round hand, French, Alsace, French। ग्रामर के बाद हम लोगों का अब राइटिंग का लेसन था, हम लोग को लिखना था, लिखने का पार्ट था। उस दिन मिस्टर हैमल नई नई कॉपीज हम लोग के लिए लेकर आए और उन्होंने बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में, एक सिंपल राउंड गोल हैंड राइटिंग में फ्रेंच एल्जेक लिखा हुआ था। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hunched for the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone was set to work and how quiet it was. They looked like little flags. ऐसे लग रहे थी वो कॉपीज कि वो छोटे छोटे फ्लैग्स, झंडे हों के पेपर ऐसे लग रहे थे कि जैसे हवा में झंडा उड़ता है, वैसे ये पेपर उड़ रहे थे। हर एक क्लासरूम में वो पेपर पलटे जा रहे थे। हम फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे डेस्क के ऊपर कोई रोप लगी हो, रस्सी लगी हो, रॉड लगी हो और उसके ऊपर ये लटकी हुई। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was scratching of the pens over the paper. You ought to have seen. अभी आप लोगों को देखना चाहिए कि अभी पूरी क्लासरूम में कितनी शांति है। सारे लोग उन पन्नों को पलट रहे हैं, उन सिर्फ पन्नों की आवाज़ें आ रही हैं। हम लोग सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और कितनी शांति सी थी। सारा का सारा लोग शांत में लिखने में लगा हुआ था। बस आवाज़ किसकी आ रही थी? तो पेन की आवाज़ आ रही थी जो पेपर पर आती है। मीन्स जब किसी लिखने से, पेन से पेपर की आवाज़ आती है, सिर्फ वही आवाज़ें गूंज रही हैं। तो सोचिए कितनी शांति वहाँ होगी कि पेन से लिखने की आवाज़ें वहाँ गूंज रही। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked around on dragging their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even in the pigeons? Once some beetles flew. अब वो एक कहानी बता रहा है, वो कह रहा है कि जब बीटल्स क्या होते हैं? बड़े बड़े से कीड़े। हाँ, तो some beetles flew in, जब अंदर कभी कोई कीड़ा भी घुसता था, अंदर प्रवेश करता था खिड़की से, किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं जाता था। मीन्स all are attentive in writing, सब अपने में मग्न थे, लिखने में मग्न थे। Not even the littlest ones, not even the littlest ones refers to the pigeons। यहाँ पर littlest ones pigeons के लिए आए, जो pigeon के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यहाँ तक कि अगर कबूतर भी खिड़की के अंदर प्रवेश करते थे, फटफड़ा कर अंदर आ रहे हैं, उन पे भी कोई ध्यान नहीं देता था। क्यों? क्योंकि सारा कोई अपने काम में, लिखने में लगा हुआ था। राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, who worked right on tracking their fish hooks, scratching with their claws। मीन्स जिस तरीके से पंजे से फिश के नाखूनों को निकाला जाता है, नाखूनों से फिश की हुक्स को निकाला जाता है, उस तरीके से ही पेपर पर पेन्स को घिसा जाता था। यहाँ पे एक उपाधि दी गई है कि जिस तरीके से फिश के हुक्स को खरच के चाकू से या पंजों से निकाला जाता है, ये काम बिल्कुल उसी तरीके से अभी हो रहा था। मतलब हर एक व्यक्ति लिखने में मशगूल था, ना किसी को पक्षियों के घुसने के अंदर आहट और ना ही उससे डिस्टर्बेंस होने का कुछ मंशा थी, ना ही बीटल्स उसमें घुस रहे थे, तो उसका कोई उस तरफ ध्यान देना।
अब राइटर बोल रहा है कि एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग भी फ्रेंच ही। ऑन द रूफ द पीजन कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन इन पीजन्स। छत पर बैठे हुए कबूतर कूड कर रहे थे, कूड द वॉइस द साउंड मेड बाय द पीजन्स, आवाज़ कर रहे थे, कू करके गुडर कू कर रहे थे पीजन्स छत पर बैठे हुए। और ऐसा लग रहा था, मैं अपने आप में सोच रहा था कि आज ये लोग भी जर्मनी में क्या गाना गाएंगे, क्या इन लोगों को भी गाना गाना है या फिर ये पीजन्स को भी उन्हीं तरीके से ही सीखना होगा वहाँ पर। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hammer sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then and at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school. Whenever I looked, जब कभी भी राइटर फ्रेंच ऊपर देख रहा था अपने राइटिंग से, तब उसने देखा कि एम हैमर वहाँ पर बैठे हुए हैं, अब बिना कुछ बोले हुए मोशनलेस हैं, वो बिना कुछ हिले हुए, बिना कुछ कहते हुए वो चेयर पर बैठे हुए हैं। एंड ग्रेजिंग फर्स्ट वन थिंग, और वो ध्यानपूर्वक हर एक छोटी छोटी चीज़ को देख रहे हैं। ग्रेजिंग बिल्कुल ध्यानपूर्वक गौर से देखना, क्लियर कर, एंड एक दूसरे के ऊपर को देख रहे हैं। और इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने उस छोटे से क्लासरूम में, स्कूल रूम में सारा कुछ चीज़ें फिक्स करके रख दी। मीन्स जो उनके दिमाग में चल रहा था, जैसा उनके दिमाग में था वैसा ही सारा कुछ हो रहा। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Fancy, कितना आश्चर्य वाली बात है, कितनी खुश नसीब बात है, कितना अच्छी बात है कि 40 साल तक कोई व्यक्ति ऐसी सेम जगह था जहाँ पर खिड़की से देखने में उनका गार्डन दिखाई देता है, और उनके क्लासरूम में और क्लासरूम की खिड़की में वहाँ जो बैठे हुए हैं सामने से उनको कोई भी वहाँ से देखकर गार्डन का भी नज़ारा ले सकता है। ऐसी जगह पर कोई 40 साल तक कैसे रह सकता है, ये बात एक आश्चर्य वाली थी। Only the desks and the benches had been worn smooth, लेकिन सिर्फ जो डेस्क और बेंच थी worn smooth, had worn out and become smooth due to the overuse. हल्की सी शाइनिंग आ जाती, चिकना हो जाता ना लकड़ी बार बार यूज़ करने से कोई भी चीज़, तो ऐसे ही जो वहाँ की डेस्क और बेंच थी बार बार यूज़ हो रहा था, मीन्स उस पर बैठा जा रहा था, उस पर उसका यूज़ किया जा रहा था, तो वो बहुत चिकनी हो चुकी थी। The walnut trees in the garden were tall, and the hop-vine that he had planted himself twined about the window of the roof. मतलब ये सारी चीज़ें बदल रही थी, लेकिन जो हमारे सर थे वो 40 साल तक वैसे ही थे। डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि कैसे उनके गार्डन में वॉलनट ट्रीज थे जो लंबे लंबे हुए जा रहे थे, कैसे होप वाइन उनकी दीवार पर ऊपर चढ़ रही थी जो उन्होंने खुद ही लगाई थी, बोई थी, वो ट्विंड हो रही है, ट्विस्टेड हो रही है, मुड़ रही है, मुड़ के दीवार के सहारे पर ऊपर चढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही थी जो खिड़की से छत तक होते हुए जाती थी। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next. How it must have broken his heart to leave it. कोई कैसे उनका हृदय इन सारी चीज़ को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, मीन्स वो ये सारी चीज़ें छोड़कर जाएंगे जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है, तब उनका हृदय टूटेगा नहीं। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा ये सारी चीज़ें छोड़कर जाए और उनका हृदय ना टूटे। अब टू हियर द सिस्टम मूविंग अबाउट द रूम, थोड़ी सी आवाज़, हल्की सी आवाज़ आती है और वो अपनी बहन की आवाज़ सुनता है जो हल्की सी छत के ऊपर से आवाज़ आ रही है मुड़ने की, और वो पैक कर रही हैं ट्रंक्स को हिला रही हैं, घुमा रही हैं, मीन्स सरका रही हैं और ट्रंक्स को पैक कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अगले ही सुबह दूसरे सिटी में जाना था। यहाँ कंट्री नहीं है, यहाँ पे देश से नहीं है, दूसरे देश से नहीं, कंट्री स्मॉल लेटर में मीन्स उन्हें दूसरे गाँव दूसरी जगह पर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba bee bee bo boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his grammar in both hands, spelled the lectures with them. He had the courage. उनके अंदर अब साहस था
सारा चीज़ सुनने का, हर एक पार्ट को वो सुन रहे थे आखिरी अंत तक, जब तक उनका ख़त्म नहीं होता था, जब तक सारा लोग सुना नहीं देता था, तब तक वो अपने अंदर पेशेंस को, करेज को बनाए रखे। राइटिंग समाप्त होने के बाद हम लोगों को हिस्ट्री का पार्ट पढ़ाया जाना था। तब बेबीज चैंटिंग, अब ऐसा लग रहा था हम लोग अब छोटे बच्चे बन गए हो। जैसे छोटे बच्चा ABCD सीखता है, वैसे ही हम लोग को अब बोल बोल कर सिखाया जा रहा था कि बा बे बी बो। इस तरीके से हम लोग को एक एक लेटर, एक एक अल्फ़ाबेट बोल बोल कर सिखाया जा रहा था कि जैसे हम छोटे बच्चे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम के पीछे में, थोड़े से ही नीचे में, मिस्टर ओल्ड हॉसर अपनी उसी किताब को, अपने उसी रीडर को गोद में लिए हुए बैठे थे और अपने बड़े बड़े चश्मे से देख रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ध्यान से उस रीडर को दोनों हाथों से संभाल कर पढ़ रहे हों और उसके लेटर्स को हम लोग के साथ साथ वो भी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। You could see that he too was crying, his voice trembling with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remembered it the last lesson. पीछे इतना बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है और हम बच्चों के साथ साथ वो व्यक्ति भी अपने हाथ में किताब लिए हुए है और वो भी स्पेलिंग को जोर जोर से बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। लेकिन उनकी चिल्लाने की आवाज़ में कंपन थी, ट्रैम्बल था, मीन्स कंपन हो रहा था, और इमोशंस था, क्योंकि वो दुखी थे। दुखी होने से क्या होता है, गला चौक होता है, इमोशंस आ जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी आवाज़ें काँप रही थी। मजाक हम बनाया करते थे उनकी इस तरीके की आवाज़ का, और लेकिन हम अभी हंसना, जब हम कभी हंसना चाहते थे तब हम लोग हंसते थे, चिल्लाते थे। लेकिन अभी ये सारा सिचुएशन ऐसा नहीं था कि हमको हंसी आ सके। हमको बस ये याद रखना था कि किस तरीके से हमारा ये आखिरी बात हमारे साथ रहेगा। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the ranks of the Prussians returning from drill, shouting under our windows. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so. टाइम चेंज हो गया था, एकदम से घंटे की आवाज़ आती है चर्च की, जो एकदम से 12 घंटे बजाती है। तभी उसके बाद एंजेलस शुरू होता है। एंजेलस द प्रेयर ऑफ द क्रिश्चियंस, प्रेयर स्टार्ट हो जाती है। मीन्स इंडिकेटर देता है वो 12 बजने का घड़ी का, इसलिए कि अब प्रेयर का समय हो चुका है, प्रेयर स्टार्ट। उसी ही क्षण जो क्रिश्चियंस थे, जो ड्रिल कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, उनके भी ड्रम्स की, उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स की, ट्रम्पेट्स, द साउंड, लाउड साउंड वॉइस इंस्ट्रूमेंट, वो भी अपने इंस्ट्रूमेंट को बजा के, ट्रम्पेट्स को बजाकर वापस लौट रहे थे और आवाज़, ये सारी आवाज़ें खिड़की से सुनाई हम लोग को दे रही थी। अब अचानक से मिस्टर हैमल ये सब सुनकर खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, बहुत डल डिम लग रहे थे। वो अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। मैंने उनको कभी इस तरीके से नहीं देखा था जितने आज वो मायूस थे, रुआसे थे और दुखी थे। माई फ्रेंड सेड ही आया बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो। मेरा फ्रेंड सब बोलता है मुझसे, क्या वो कहता है, वो मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त देखो, मैं मीन्स उसकी भी आवाज़ें लड़खड़ा जाती हैं और वो हम सब लोगों को फ्रेंड्स बोल के एड्रेस करते हैं। उनकी आवाज़ चोक्ड हो जाती है, मीन्स गला भर जाता है, उनका इमोशंस हो जाता है, वो किसी आवाज़ से आती है और वो अपने आगे बोलने वाली आवाज़ को वहीं पर कंटिन्यू नहीं कर पाते। कुडंट गो ऑन मीन्स अपनी आवाज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. जब बोलना चाह रहे थे जो चीज़, वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पीछे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और जितना बड़ा वो लिख सकते थे बोर्ड पर, उतना बड़ा वो बोर्ड पर चौक से लिखते हैं। विवेला फ्रेंड्स, विवेला फ्रेंड्स इज द वर्ड विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, मीन्स आपकी लंबी उम्र हो। Then he stopped and looked his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hands. School is dismissed, you may. जैसे ही वो रुकते हैं लिखना, वो एकदम से झुक जाते हैं, सर झुक जाता है दीवार की तरफ और वो बिना शब्द किए ही हम लोगों को इशारा करते हैं, जेस्चर इशारा करते हैं इस तरीके से अपने हाथ से जाने का कि अब स्कूल ख़त्म हो गया है, क्लास ख़त्म हो गया है, अब आप जा सकते हैं। So this was the story that how the teacher is there. वो पढ़ाता है अपने बच्चों को फुल इमोशन के साथ, फुल सिंपैथी के साथ और फुल डेडिकेशन के साथ। जब उनको अपने बच्चों से दूर होना होता है तो किस तरीके से दूर होता है, और जब टीचर दूर होता है तो किस तरीके से बच्चों को टीचर की वैल्यू पता चलती है। इसी लास्ट लेसन में टीचर और स्टूडेंट की तुकबंदियों को और उनके मिलन को और उनके कनेक्शन को बताया गया है। होप
that you are liking my stories and my explanation. Please be there forever. Goodbye.